नमस्कार। आज हमारे साथ हैं गुलरेज शेख, जो कि एक सर्जन है बाय प्रोफेशन, समाज डेंटल सेवी हैं। सर्जन डेंटल सर्जन सर्जन, डेंटल सर्जन है बाय प्रोफेशन, समाज सेवी हैं और बीजेपी स्पोक्स पर्सन। गुलरेज साहब, मैं आपके कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और एक डेंटल सर्जन, एक सर्जन, एक डॉक्टर ऐसे आर्टिकल्स लिखे इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज पे, जैसे कि आप मतलब पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की हो आपने, बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, बड़े नॉलेजेबल। तो मैं हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इंडिया चाइना के बॉर्डर पे क्या स्थिति है और क्या इसके फर्दर एस्केलेशन के चांसेस हैं? देखिए रोहित, जो जहां तक एलएसी की बात है, एलएसी गर्म है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। फ्लेयर अप कभी कुछ हो सकता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। चीन प्रोवोक कर रहा है, यह भी एक सच्चाई है। लेकिन आप ये सोचें कि क्या ये एक फुल वॉर पे जाएगा, फुल हॉट वॉर की तरफ जाएगा? मुझे इसकी ऐसी आशंका नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि देखिए, वॉर का आप सिद्धांत देखिए, जब भी कोवर्जन होता है तो कोवर्जन के सिद्धांत जो होते हैं उसमें जो कमजोर है उसके ऊपर तो कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक भारत का विषय है, भारत एक रीजनल पावर है और चाइना ये हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, चाइना हमको जब हरा सकता है जब वो हमारे एक प्लेन की जगह 10 प्लेन सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपनी आधी आर्मी सेक्रीफाइस करने को तैयार है, अपना बहुत सारा नुकसान करने को तैयार है। लेकिन क्या चाइना तैयार होगा? वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बाद क्या रिपरकशंस आएंगे? फिर जितने दूसरे देश हैं इंडो पैसिफिक के, वो उसको कच्चा चबा जाएंगे। तो चाइना की हिम्मत नहीं है कि वॉर करे, तो वॉर वगैरह तो नहीं होनी है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है स्कर्मिशेस को हम नहीं कह सकते कि स्कर्मिशेस होंगे कि नहीं होंगे। स्कर्मिशेस हो सकते हैं क्योंकि रियली एलएसी इज वेरी हॉट। अच्छा, इन चीजों को, इन बॉर्डर की जो हरकतें हो रही हैं चाइना की तरफ से, उनको देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने एडिशनल ट्रूप्स भेजी हैं। पहले करीब 15,000 20,000 के आसपास होती थी और अब शायद 60,000 के आसपास है। एग्जैक्ट फिगर मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन मतलब ट्रूप्स एस्केलेशन हुआ। फ्रांस से जो राफेल आ रहे थे उनको प्रीमेच्योर मंगवाया गया, 5 राफेल आ गए और वो बॉर्डर पे तैनात हैं। किसी को नहीं पता किस साइड है, कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बॉर्डर पे तैनात है, ये तो पक्का। इससे भी चाइना को एक खटका लगता है। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा एक्शन ले रही है, इफेक्टिव एक्शन ले रही है चाइना को कर्टेल करने के लिए, या और चाहिए? देखिए रोहित, यदि आप बात करें उस टोपोग्राफी की, उस जियोग्राफिकल लोकेशन की, तो वर्तमान में इंडियन आर्मी काबिज है पूरी तरह से, जो स्ट्रेटेजिक हाइट से वहां पर। तो चाइना के लिए स्थिति आसान नहीं है, बहुत टफ है। दूसरी बात, जहां तक कि उस पोजीशन, उस लद्दाख वाले एरिया की बात है, देखिए चाइना जो है, वह पहली बात तो उसकी आर्मी जो है मिलिट्री वॉर टेस्टेड नहीं है। वियतनाम से आज से 4 दशक पहले उसने एक जंग करी थी और वियतनाम बहुत छोटा पावर था एज कंपेयर टू इंडिया। तो उनको वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है। जो भी है वो क्लेम्स हैं। लेकिन मैं उसके आगे जाता हूँ, जब हिलिटेरियन की बात आती है तो इंडियन आर्मी जो है वो ट्रेंड है उसके लिए, और कॉन्स्टेंटली कई वर्षों से ट्रेन हो रही है। अब 2007 था या 2009 था, 2007 या 2009 में इस शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सीएसटीओ, इन दोनों ने पीस के नाम से एक ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी, मिलिट्री एक्सरसाइज की थी रशिया में। और उसका परिणाम यह आया था कि रशिया समेत सेंट्रल एशिया के ज्यादातर कंट्रीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन सबसे खराब प्रदर्शन जो रहा था, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप देखेंगे तो सबसे खराब प्रदर्शन पीएलए का था। और वो इसलिए था क्योंकि वो टेरियन जो था वो माउंटेनियस हिली टेरियन था। वो उसमें सबसे ज्यादा कमजोरी दिखी थी कि जो चाइनीज इक्विपमेंट की डिजाइन है वो फ्लॉड थी। इतनी फ्लॉड थी कि इतनी उनको शर्मिंदगी महसूस करना पड़ी कि न केवल उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करना पसंद किया, बल्कि अपने इक्विपमेंट को भी ढक दिया था। तो चाइना को जो जितना दिखता है ना, उतना है नहीं। और फिर अब आप, मैं जियो स्ट्रेटेजी और जियो इकोनॉमिक्स का छात्र हूं, तो आप स्ट्रेटेजी की यदि बात करें तो आप कंपेयर करना शुरू करें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दोनों कंट्रीज के बीच में। देखिए, आर्मी लगभग लगभग हमारी और उनकी बराबर है। एयरफोर्स में कहीं हम ज्यादा हैं, कहीं वो ज्यादा हैं, तो कहीं कहीं दोनों की एज है। हाँ, ये बात जरूर है कि नेवी के मामले में वो हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन
वो जो नेवी है उसकी फंस जाती है जाकर इंडो पैसिफिक में, जहां अमेरिकन नेवी उसको काउंटर करने के लिए बैठी है ऑलरेडी, साउथ कोरियन नेवी बैठी है, ऑस्ट्रेलियन नेवी बैठी है, जापानीज नेवी बैठी है और इंडियन नेवी भी है। तो उसकी नेवी जो है वो अपने आप ही नलीफाई हो जाती है, हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसको तो लड़ना है अमेरिका से और इन सब से उस क्षेत्र में। तो आप देखिए कि कंपटीशन जो है वॉर में वो बराबरी का है। मैं इसीलिए कह रहा हूं जब बराबरी की बात होगी तो फिर लड़ाई नहीं होती है। वो सबसे बड़ा डिटरेंट जो होती है शक्ति ही होती है। अब हम वो चाहे न्यूक्लियर वेपन हो या फिर टेक्निकल शक्ति हो या फिर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हो, तो हमारे पास डिटरेंट है जिसकी वजह से वॉर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहता हूं स्कर्मिशेस होने की पूरी संभावना है। अच्छा, ऐसी स्कर्मिशेस, ये सर्दी का सीजन आने वाला है, अभी सितंबर आ चुका और नवंबर से 2 महीने दूर है। सर्दी के टाइम पे तो ऐसे स्कर्मिशेस होने के चांसेस कम है, या आपको लगता है कि सर्दी के टाइम की तैयारी करके चाइना आया है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया उसने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, और ट्रूप्स ले आया है, हैवी इक्विपमेंट इंडिया भी ले गया है, हैवी इक्विपमेंट बोफोर्स वहां पहुंच चुकी है, तो हैवी इक्विपमेंट भी पहुंचा। तो सर्दी के टाइम पे भी, इससे पहले सर्दी के टाइम पे नहीं हो रहा था कुछ? देखिए हम भी वॉर प्रिपेयर्ड है सर्दी के हिसाब से, और सर्दी में हमको जमावड़ा करना है और विपरीत परिस्थिति के लिए भी तैयार हैं। और हमारे सैनिक तो सियाचिन में भी हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, तो सर्दी में भी होगा तो लड़ेंगे ना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी देखिए, मैं दूसरी चीज पर एज एन एनालिस्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में अभी बैठूं क्यों कर रहा है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए आप ये समझिए कि इसमें दोनों चीजें सामने आ रही है, जियो पॉलिटिक्स भी आ रही है और जियो इकोनॉमिक्स भी आ रही है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चुनाव होने हैं, मुझे लगता है जब तक चुनाव समाप्त नहीं होते ये सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, और हो सकता है चीजें और फ्लेयर अप हो। चाइना जो है वह चाहे भारत के साथ उग्रपन दिखा रहा है या फिर एग्रेशन दिखा रहा है वियतनाम के साथ, जापान जो साउथ चाइना सी में दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो जान रहा है कि अभी यूएस जो है वो इलेक्टोरल मोड में है। उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे, चाहे वह वापस से ट्रंप साहब बने या फिर जो बिडेन बने, क्या होगा कि चाइना को एक बात करने का एक थोड़ा समय स्पेस मिलेगी, जैसा कि वो सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पेस मिलेगी, जो फर्स्ट टर्म होगी प्रेसिडेंट की उसमें उनको स्पेस मिलेगी, और कहीं ना कहीं फिर वे अमेरिका के लिए कुछ छूट देंगे, शायद ट्रेड में दें या अन्य चीजों में दें। और फिर वो सोचता होगा कि कुछ कुछ चीजें मैं ऑक्यूपाई कर लूंगा, कुछ छोड़ दूंगा अच्छा बनकर, और बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन इंडिया जमीन देने को तैयार नहीं है। पहले चीन ने सोचा था कि इंडियन आर्मी जो है पीएलए का एग्रेशन देख के घुटना टेक देगी, लेकिन अब जो है हम उल्टा काउंटर एग्रेशन दिखा रहे हैं, तो चाइना इज हैविंग टफ टाइम देयर। दूसरे जो है छोटे कंट्रीज, उनके ऊपर शायद एग्रेशन और बढ़ेगा, वियतनाम, जापान, इन सब के साथ। दूसरा एक और भी कारण है, इस पूरे क्षेत्र में इंडो पैसिफिक के चाइना जो है उग्रपन क्यों भी दिखा रहा है, क्योंकि उसको शायद यह भी लग रहा होगा कि उसके यहाँ से कंपनीज और इन्वेस्टमेंट निकल कर उसमें डेफिनेटली सिंगापुर भी है, ताइवान भी है, और वियतनाम भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया भी है। तो जब स्थिति वॉर की होती है, जब हालात खराब होते हैं, गर्म होते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डालना नहीं चाहता। तो शायद उसमें जियो इकोनॉमिक्स भी है कि वो चाहता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट निकले। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आज नहीं निकलेगा तो यूएस इलेक्शंस के बाद निकलेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप देखना ये अगले 50 दिनों के अंदर जब तक यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आता है, उसको उस स्थिति तक ले जाएंगे इस झगड़े को कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए, फिर चाहे जो बिडेन भी हो या वो खुद भी हो, पॉइंट ऑफ रिटर्न वापस वैसा नहीं आ पाएगा कि बिजनेस एज यूजुअल हो। तो चीन से व्यापार तो निकलेगा, ये आप मानकर चले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उसको उस लेवल तक ले जा रहे हैं, और जितना जल्दी ले जाएंगे उतना अच्छा है। मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय में कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो की उन्होंने, जिसको कहते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो ये चीनी बिल्ली के गले में घंटी तो उन्होंने बांध दी है। अब वो जो भी होगा निकालेगा कोई नहीं उस घंटी को। सही। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। पिछली बार जब हमारी चाइना से वॉर हुई थी तो सोवियत यूनियन उस समय हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, लेकिन सोवियत यूनियन बोलता रहा कि चाइना हमारा भाई है और इंडिया हमारा दोस्त है, इसलिए हम इसमें इंडिया का साथ नहीं देंगे।
इस बार आपको लग रहा है कि रशिया इंडिया के फेवर में आएगा? ऐसे बहुत सारी चीजें कि अभी तो आर्म्स सेल्स उसको रोका चाइना को और दूसरी चीजें रोकी, तो इस बार आपको लग रहा है कि इंडिया के फेवर में आएगा रशिया? देखिए, मैं आपने यदि मेरे आर्टिकल्स पढ़े हो तो मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि वेस्ट को, पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को इतना नहीं पुश करना चाहिए सैंक्शंस लगा लगा के कि चीन उसकी मजबूरी बन जाए, क्योंकि रशिया बेसिकली चाइना को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके कारण है कि दोनों का कंपटीशन जो है वह सेंट्रल एशिया में है। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो सीएसटीओ है रशिया का, वो दोनों उन्हीं कंट्रीज के ओवरलैप करते हैं जो कंट्रीज एक्स सोवियत रिपब्लिक थी। चाइना भी चाहता है कि उनमें अपना प्रभुत्व बनाए, अपना हाथ पुख्ता करे, मजबूत करे, और रशिया नहीं चाहता कि वो कंट्री जो है, जिसका बैकयार्ड है, जितने भी स्थान्स है, ये कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये सब रशियन बैकयार्ड है। वो नहीं चाहता कि वो चीन के रसूख वाले क्षेत्र में बने, चीनी हेजेमनी को माने। वो कई बार ऐसा हुआ भी है कि रशिया के जो सपोर्टर देश हैं वो कहीं ना कहीं रशिया को आंख दिखाई है उन्होंने, क्योंकि चीन का उनको समर्थन मिला सीएसओ में, शंघाई एससीओ में। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना, दोनों बॉडीज आपस में ओवरलैप करती हैं सेंट्रल एशिया में, एससीओ सीएसटीओ की वजह से चाइना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रशियन चीनी भाई भाई हैं, इसीलिए आपने देखा कि S-400 की डिलीवरी भी डिले हुई। अभी भी सकारात्मक भारत के प्रति दिखता है। या ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी स्पोक पर्सन और इंटरनेशनल एनालिस्ट। वैसे ये पेशे से डॉक्टर हैं और इन्होंने हमें समझाया और बहुत अच्छी डिटेल में और बहुत ही अच्छी एनालिसिस समझाई कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या इस समय चल रहा है और कैसे सूरत हाल रहेगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ धन्यवाद। दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।